हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी देखें। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो देखते हैं गतिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु जब गति करती है तब उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। तो गति के कारण वस्तु के अंदर जो ऊर्जा आती है उसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में जो बॉलर है वो थोड़ी दूर दौड़कर आता है, फिर बॉल को फेंकता है, एक ही जगह पर खड़े खड़े बॉल को नहीं फेंकता है। तो ऐसा करने से, दूर से दौड़कर आकर फिर बॉल फेंकने से बॉल तेज स्पीड में फेंकती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बॉलर दूर से दौड़कर आता है तो बॉलर के हाथ में बॉल है, मतलब बॉल भी गतिमान अवस्था में है। तब उस व्यक्ति और बॉल दोनों के अंदर एक ऊर्जा आ चुकी है, गतिज ऊर्जा। उसी ऊर्जा के कारण बॉल ज्यादा स्पीड से फेंकी, क्योंकि बॉलर की खुद की ताकत मतलब उसकी खुद की ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, दो ऊर्जाएं मिल गई, जिसके कारण बॉल ज्यादा तेजी से फेंकेगी। जैसे लंबी कूद कूदना है हमें, तो लंबी कूद कूदने के लिए हम एक ही जगह पर खड़े होकर कूदेंगे तो कम दूरी तक कूद पाएंगे, और थोड़ी दूर से दौड़कर आएंगे और फिर कूदेंगे तो ज्यादा लंबी दूरी तक कूद पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम थोड़ी दूर से दौड़कर आए तब हमारे अंदर हमारी खुद की ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दो ऊर्जा मिल गई, जिसके कारण हम थोड़ा सा लंबी दूरी तक कूद पाए। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि प्रत्येक गतिमान वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है, उसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि किस वस्तु के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का पता करने के लिए कि इस वस्तु के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा है, उस वस्तु को हम रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, गति की विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाएंगे मतलब ऊर्जा खर्च होगी हमारी। तो गतिमान वस्तु को रोकने में हमारी जितनी ऊर्जा खर्च होगी या हमारे द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, वही ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा की माप करने के लिए उस वस्तु को रोकने में किए गए कार्य की माप करना पड़ेगी। जैसे मान लिया ये एक गतिमान वस्तु है और ये वस्तु इधर से आ रही है, पहले से ही गति कर रही है। तो माना कि ये गतिमान वस्तु है और इस गतिमान वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और यह वस्तु v वेग से चलती हुई आ रही है, मतलब इस वस्तु की प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग स्मॉल v है। अब ये वस्तु इधर से चलती हुई आ रही है, मान लो इधर से हमें रोकना है। तो रोकने के लिए इस वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में एक बल F लगाना पड़ेगा। तो ये हमने इस वस्तु को रोकने के लिए इस पर बल F लगा दिया। अब जैसे एक बस चल रही है, उसको रोकने के लिए ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी बस थोड़ी दूर जाकर रुकती है। इसका मतलब बल लगाने के बावजूद भी वस्तु थोड़ा सा आगे रुकी। तो ये इस वस्तु पर हमने जैसे ही बल लगाया, तो बल लगाने के बाद ये वस्तु
इधर जाकर रुकी। इसका मतलब बल लगाने के बाद इस वस्तु में जो विस्थापन हुआ वो हमने मान लिया S है। तो ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालते हैं हम, तो माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल v है। इस वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में एक बल F लगाते हैं। बल लगाने के बाद भी वस्तु का विस्थापन S हो जाता है। अब ये जो वस्तु पर हमने बल लगाया, तो बल लगाया तो उस वस्तु की स्पीड कम हुई। स्पीड कम हुई तो स्पीड मतलब चाल या वेग जब कम होता है तब उसमें मंदन उत्पन्न होता है। मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब उसमें त्वरण आ जाता है। और वेग में परिवर्तन मतलब या तो वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा। तो जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तब उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, और जब किसी वस्तु का वेग घटता है तब उसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन बोलते हैं। तो ये इस वस्तु में मंदन या ऋणात्मक त्वरण मान लिया आ चुका है। अब हम गति का दूसरा नियम से एक सूत्र निकालेंगे। F इक्वल होता है ma। ये गति के दूसरे नियम से सिद्ध किया हुआ है, F इक्वल ma। अब इस सूत्र में F इक्वल त्वरण हमारा माइनस में है तो F इक्वल मिलेगा माइनस ma। तो A की वैल्यू A इक्वल आएगा माइनस F अपॉन m। ये त्वरण उत्पन्न हो चुका है। समीकरण नंबर 1। अब गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं। तो इधर ये ध्यान रखना है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग v है और अंतिम वेग मतलब सबसे लास्ट में वो रुक गई थी तो अंतिम वेग इसका 0 है। जबकि गति के समीकरण जब हमने पढ़े थे तो उसमें प्रारंभिक वेग को u मानते हैं और अंतिम वेग को v मानते हैं, लेकिन वो संकेत हैं और इधर जो वैल्यूज है हमारी वो रखेंगे। तो अंतिम वेग की जगह मतलब v की जगह हमारा 0 आएगा और प्रारंभिक वेग जो u है उसकी जगह हमारा v आएगा। तो अब हम गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं। तो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो v की जगह अंतिम वेग की जगह 0, u प्रारंभिक वेग हमने v माना है प्लस 2 a की वैल्यू ये वाली माइनस f अपॉन m इंटू s। इधर जो 0 का स्क्वायर है वो 0 रहेगा इक्वल v स्क्वायर प्लस माइनस मिलकर माइनस 2fs अपॉन m। अब ये जो माइनस है इसको हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2fs अपॉन m इक्वल v स्क्वायर। या हम इसको उस साइड और उसको इस साइड लिखेंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल 2fs अपॉन m। तो ये गुणा यदि हम कर दें इसमें तो 2fs इक्वल m का गुणा v स्क्वायर में होगा तो mv स्क्वायर। अब 2 का पक्षांतर और करेंगे हम तो f इंटू s बराबर ये 2 बटे में जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे तो f इंटू s इक्वल 1/2 अलग कर दें तो mv स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2। पहली स्टेप में हमने ए का मान निकाला त्वरण का,
दूसरी स्टेप में हमने Fs का मान निकाला। अब गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है, इसका मतलब वस्तु को रोकने में किया गया कार्य निकालना है। तो वस्तु को रोकने में किया गया कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य मीन्स W और बल मीन्स F और विस्थापन जो हुआ था वस्तु में S। अब F इंटू S का मान समीकरण 2 से हम रखेंगे तो W इक्वल मिलेगा 1/2 mv²। समीकरण नंबर 3। ये जो कार्य है, यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा है। मतलब ये जो कार्य निकला, यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को E K से काइनेटिक एनर्जी या फिर KE ऐसा भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं की बुक्स में केवल E लिखा रहता है। तो गतिज ऊर्जा की ये संकेत है, E K से दर्शा सकते हैं या K डॉट E डॉट से दर्शा सकते हैं या केवल E से। तो E के इक्वल ये जो कार्य है, यही कार्य गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें प्राप्त हुआ E के बराबर 1/2 mv²। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।